पाकिस्तान के हवाले से एक और डिस्टर्बिंग न्यूज़ उनके कॉन्टेक्स्ट में सामने आई है कि क्रिकेट का एशिया कप भी अब पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका में होगा। क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा पाकिस्तान ने की, जनरल ज़ियाउल हक से लेके नजम सेठी तक, अगरचे एक मार्शल आर्ट डिक्टेटर थे और दूसरे दानिश्वर हैं, मगर सबकी यही कोशिश रही कि पाकिस्तान को एटलीस्ट क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए ही दुनिया के साथ या अपने रीजनल जो कंट्रीज़ उनके साथ जोड़े रखें, मगर वो कोशिशें भी अल्टीमेटली नाकाम हो गई और श्रीलंका एशिया कप के मूव होने की इतलात आ रही हैं। और इसके साथ साथ अभी जो SCO का समिट हुआ भारत गोवा में, वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ अपनाया और उसके बाद जो कोरोनेशन मैं कहूँगा या जो पाकिस्तान में बाज़गश्त हुई, वो ये है कि जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। ज़ाहिर है पॉलिटिशियन है बिलावल भुट्टो भी, चाहे वो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, मगर वो और क्या करते हैं। वो तो यही कह सकते हैं कि जैसे इमरान खान ने ट्रंप से मिलने के बाद कहा था कि वो वर्ल्ड कप एक बार फिर जीत गए हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि बड़ा सक्सेसफुल रहा दौरा। हम इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ते हैं और बातचीत करते हैं थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ। बशानी साहब, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए एक डिस्टर्बिंग खबर है, अगरचे ये एक क्रिकेट का मामला है, खेल का मामला है, मगर जो हालात हैं पाकिस्तान में अब क्रिकेट के अलावा कोई और प्राइड लेने को है भी नहीं। प्राइड ये था कि वहाँ पे एशिया कप होने जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो के दौरे के साथ अगर आप मिलाएं इस सूरत हाल को, तो ये कोई पाकिस्तान के लिए सक्सेस है, ये शौक है? चूँकि बिलावल तो कह रहे हैं मेरा दौरा बड़ा सक्सेसफुल था। देखें जी, पाकिस्तान के आज तक किसी डिग्नेटरी या किसी वजीर खारजा का कोई दौरा मैंने नहीं सुना जो सक्सेस तो क्या बिल्कुल सुपर हिट ना हुआ हो। अगर आप गुज़श्ता 5 साल का रिसर्च करें और ये इनसे पहले जो शाह महमूद कुरैशी के बयानात पढ़ें, जितने उन्होंने बेतहाशा दौरे किए और हर दौरे के बाद उन्होंने आके बयान यही दिया कि जी ये इंतहाई कामयाब तरीन दौरा रहा है, बल्कि ये एक मजाक बन गई है कि जो है वो किस दौरे को कामयाब समझा जाता है और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक फैशन बन गया है, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो आम सादा लोग किस्म के अवाम हैं, पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको बेवकूफ़ बनाने और उनकी सादा लोई और मासूमियत से फ़ायदा उठाने की कोई लिमिट नहीं है। यानी ये आप देखेंगे कि गुज़श्ता 30-40 साल से पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो तो यही कामयाब दौरों की पॉलिटिक्स है। अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाएं तो सिर्फ 10-12 साल का, 15 साल का अगर आप देखें तो आसिफ अली जरदारी ने चीन के कितने दौरे किए थे अपने दौरे इक़्तिदार में, हालांकि वो सदर थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट पे जो ग्रिप थी और जो डिसीजन मेकिंग में उनका वो था। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने कितने दौरे किए इंटरनेशनली, जिनके बारे में ये मशहूर हो गया था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में कब आएंगे। तो उसके बाद जो है ये जो सिचुएशन हुई है मुल्क की, और हर दौरा जो है उसको वापस आके तो अवाम को इन्होंने बताया जी कि हमारा दौरा बहुत ही कामयाब रहा है और इसने पाकिस्तान का मुकद्दर बदल दिया है और अब जो है वो ये हो जाएगा। तो लेकिन कुछ अरसे बाद आपने देखा कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स है कि वो जो पाकिस्तान के ख़जाने में इजाफे के लिए जो बातें हो रही हैं उसी से पैसे निकाल के तो ये दौरों पे और इस तरह के मामलात पे जो है वो खर्च हो रहे थे। तो ये सिचुएशन अब जो है वो मैं समझता हूँ कि एक सियासत बन गई है। और इसकी हद ये है कि ये जो बिलावल का दौरा था इंडिया का, ये बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। इसको आप फॉरेन अफेयर्स या डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर करार दे सकते हैं कि जिसमें कि उन्होंने जो है वो दरवाजे बंद कर दिए। एक तो ये होता है ना कि आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो आपका फौरी तौर पे जो है वो आइस मेल्ट नहीं होती, कोई सर्दमोरी बाकी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप होपफुल होते हैं कि हमारी जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई है, जिस तरह के बिहाइंड द सीन हमारे दरमियान कम्युनिकेशंस हुई हैं, इससे लगता है कि फ्यूचर में कोई ब्रेक थ्रू होने के चांसेस हैं।
इसके बरक्स जो दौरा इन्होंने किया उसका नटशेल ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो है वन ऑफ द लोएस्ट पे थे, तो उससे भी कोई 10 दर्जे नीचे इन्होंने उसको धकेला है। कोई कम्युनिकेशन के जो आइंदा 1-2 सालों में कोई चांसेस हो सकते थे, उसको भी दरवाज़ा इन्होंने बिल्कुल शट डाउन जिसको कहते हैं वो किया। तो वो आके अगर ये बयान दें कि जनाब जो है वो मैंने बड़ा कामयाब दौरा किया, इस दौरे को भी अगर वो कामयाब दौरा कहें, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ वाकई बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, और पता नहीं ये कब तक उनके साथ ये मजाक जो है वो होता रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि उनके दौरे का ये पहला फॉल आउट है कि उनको इमीडिएटली ये पता चल गया कि किसी मुल्क के इंटरेस्ट में ये नहीं होता कि आप अपने आप को खुद जानबूझ के तो आइसोलेशन में धकेलें। इंडिया की तो ये पॉलिसी रही है और ये कोई ढकी छुपी पॉलिसी नहीं रही है, बल्कि इंडिया ने ये डिक्लेयर करके पॉलिसी अपनाई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो है बाकायदा जलसों में और कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और वो जो है उन्होंने सक्सेसफुली इस बात पे अमल किया, यानी ये नहीं कि ये महज एक बयान दे दिया और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये जो है आप कहते हैं जी खेल की बात है, ये खेल की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है या एक ऐसा काम है जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये इस बहुत बड़ी हकीकत को रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान को जो है वो कम्प्लीटली दुनिया के हर फोरम पे, हर रीजन में और हर तरह की जो ग्रुपिंग है उसमें आइसोलेट कर दिया गया। यानी जब नौबत यहाँ तक पहुँचे कि आप जो है वो होस्ट हैं एक एशियाई गेम के या जो भी रीजनल अगर कोई गेम है, उसमें आप हर तरह की बातें कर रहे हैं कि जी हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपके खिलाफ वोटिंग होती है और आपके जो करीब तरीन एलाई जिनको आप समझते हैं, बल्कि जिनको आप अपनी जेब में समझते हैं, वो भी जो है आपके खिलाफ वोट देते हैं, जिसकी एक क्लासिकल एग्जांपल अफगानिस्तान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा आइसोलेशन और क्या हो सकती है। अब मैं बड़ा इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि इसमें जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और खुसूसन जो फॉरेन अफेयर्स है और वो जो एक ख़ास किस्म का माइंड सेट है जिसको हर फेलियर में अपनी बहुत बड़ी कामयाबी नज़र आती है। मैं तो अब गौर करना शुरू हो गया हूँ कि या हम लोगों को नहीं पता कि कामयाबी और नाकामी में फ़र्क क्या होता है, या फिर इन लोगों की एक अपनी कोई सीक्रेट और अंडरग्राउंड किस्म की दुनिया है जिसकी अपनी एक जो है टेक्नोलॉजी है। ये गुज़श्ता 1 साल से हमें बता रहे हैं जी वो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दौरा बहुत बड़ा जो है वो कामयाब रहा है। हमारा IMF के साथ जो है डायलॉग वो बिल्कुल हर चीज़ पे जो है वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है, और आज आके तो ये बताने की इनमें ज़रूरत ही नहीं कि IMF आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पे आज से 1 साल पहले खड़ा था, और अपनी तमाम तर शराइत मनवाने के बावजूद भी वो वहाँ से 1 इंच भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इन्होंने इसको अपनी कामयाबी बना के अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके तो अवाम को बेचने की कोशिश की। तो इस हिसाब से सर जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक इबरतनाक किस्म की बात है। ये जब जो नजम सेठी साहब ने ये स्टैंड लिया था, तो नजम सेठी साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े पाए के दानश्वर हैं और बड़ी उनकी सहाफ़त में एक मकाम है। तो मैंने उनको उस वक्त कहा था कि ये इतने ज़बरदस्त आदमी जो है, इन्होंने ये क्या स्टैंड ले लिया कि जी इंडिया आता है तो आए, अगर नहीं आता तो हम भी जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। ये मैंने उस वक्त ये सवाल पूछा था कि दिस इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कि आप ये स्टैंड लें ताकि उनको कुछ करना ना पड़े। पॉलिसी उन्होंने बना दी कि आपको आइसोलेट करना है, लेकिन उसके लिए जितना लेग वर्क करना है वो आपके छोड़ दिया उन्होंने, और आप पूरे तरीके से करके अपने आप को घेर घूर के तो ले जाके फिर दीवार से अगर लगाते हैं तो आपकी कोई क्या मदद कर सकता है। सवाल कोई सेठी साहब से ये पूछता कि जनाब आप ना जाएं वर्ल्ड कप में फॉर एग्जांपल, तो इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, या किसी और मुल्क पे फॉर दैट पर्पस फॉर एग्जांपल, या तो आपके साथ 20-30 मुल्कों का एक
जमगाठा हो और वो एहतजाज करें कि नो 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 वी वांट पाकिस्तान अदरवाइज वी आर नॉट कमिंग। हालत तो ये है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी आपको रिजेक्ट करता है और फेस पे रिजेक्ट करता है, और आप कहते हैं हम इसमें नहीं जाएंगे और उसमें नहीं जाएंगे। अब ये क्रेडिट तो बहरहाल इंडिया को जाता है, चूंकि इंडिया की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि वी वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान, और ये क्रेडिट उनसे छीनना मैं समझता हूँ कि गलत है। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट देना पड़े तो मैं इसका 99% क्रेडिट पाकिस्तान के इन इंतहाई बड़े बड़े ब्रांड्स को और दानश्वरों को और पॉलिसी मेकर्स को दूंगा, जिन्होंने रिवर्स लगाया हुआ है आइसोलेशन के लिए। जो उनको नज़र आ रहा है स्पेस, वो सारा कवर करके तो जाके पहुंचेंगे। जी बछानी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। वो कोई ढके छुपे अंदाज में ये बात नहीं करते, खुल के बात करते हैं, मगर सारा क्रेडिट पाकिस्तान को ही जाता है। वो तो सिर्फ कहते हैं कि हम करेंगे और उसके लिए सफारती सतह पे बैनुल-अक़वामी लेवल पे अपना केस पेश कर देते हैं भारत के हुकाम, मगर सारी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो किया धरा है, वो अल्टीमेटली पाकिस्तानी एलीट, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो दानश्वर हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, वही करते हैं। अब आप देख लीजिए, आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह बातें की हैं, वो जो कोई भी हो सकती है इम्कान की दुनिया कि फर्दर डायलॉग हो सके, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इस पे पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वो अब ये कह रहे हैं, बहुत कोट ऑन कोट पढ़े लिखे, कि जनाब बिलावल भुट्टो ने तो कमाल कर दिया, अपना मुकदमा पेश कर दिया। तो आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे हम कश्मीर के जो इंटरनल पल्स है उस पर बात करते रहते हैं। आज फिर हम जानना चाहते हैं कि 75 साल बाद कौन सा ऐसा मुकदमा रह गया था, या कौन सी ऐसी फाइल रह गई थी जो इन्होंने पेश कर दी। आपने और मैंने बिलावल की बातें सुनी है कि वो उसमें क्या नयापन लेकर आए, और दूसरा ये कहना कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, वही रेटरिक है। और ये रेटरिक सिर्फ बिलावल का नहीं है, हम उसकी मजबूरी समझ सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत ही जय्यद किस्म के जर्नलिस्ट कह रहे हैं। तो ये बताइए कि कश्मीर में अब बचा क्या है बछानी साहब, जो उस बचे हुए पे कोई एंगल लिया जा सकता है, या उस बचे हुए पे कोई मुकदमे की नई फाइल पेश की जा सकती है? नहीं, देखें जी, जब बिलावल ने ऐसी बातें की थी तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि ये सब रटी रटाई किस्म की बातें हैं। वही फरसुदा कहानी है जो गुज़श्ता 40 साल से पेश की जा रही है, और उसमें कोई नया इजाफा नहीं हुआ। या इन सारी मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, या किसी तरह की प्राइवेट नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू में एक सेंटेंस, एक फ़िक्रा कोई ऐसा नहीं है जो कोई नई चीज़ ऐड करता हो मसला कश्मीर पे, या जो भारत ने कश्मीर के साथ जो लेटेस्ट जो डीलिंग की है उस हवाले से, या पाकिस्तान भारत के दरमियान जो ताल्लुकात लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं उस हवाले से। बुनियादी तौर पे ये जो आपने बात की ना जी, जो रेटरिक उन्होंने दोहराया, जो कि खुद एक सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म का रेटरिक है। पहली बात ये बिल्कुल क्लियर किस्म की बात है, एक चीज़ पे आप जब खुद क्लियर नहीं है और आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो उस बुनियाद पे कोई आपकी बात को जो है वो कितना एक वज़न जो है वो दे सकता है। अब आप इसमें ये देखें कि ये 370 की तो मैं बार बार जिक्र करता हूँ ना, जो उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया कि जी हमने 370 का जिक्र कर दिया। क्या इंडियंस को ये नहीं पता है कि हमने अभी चंद साल पहले 370 और 35 ख़त्म किया है, और ये एक टॉक ऑफ द टाउन थी कि इन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने कोई ऐसा काम किया हुआ है जो आपको याद ही नहीं, तो हम आपको याद दिलाते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है कि 370 जो है उसको हम नहीं मानते हैं, और उसकी उन्होंने दलील ये दी कि ये जी कश्मीरियों और स्पेसिफिकली शेख अब्दुल्ला और इस तरह के लोगों और इंडिया के दरमियान एक गठजोड़ की नतीजा है, जिस पे हम किसी तरीके से भी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। आप सारी स्टेटमेंट्स उठा के देखें उस वक्त की, जब 370 शुरू हुआ था उस वक्त से लेके, तो जब आके 5 अगस्त 2019 को उन्होंने उसको ख़त्म किया तो इन्होंने दूसरी साइड ले ली। इसको कहते हैं ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन,
कि जो बात आप मानते ही नहीं थे और आपके ख्याल में ये कश्मीरियों के मफादात को प्रोटेक्ट करने के बजाय एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी कश्मीरियों की एग्जिस्टेंस के खिलाफ, तो उसी चीज़ को लेके तो आप दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो पूछने का सवाल है बिलावल समेत सारी एस्टेब्लिशमेंट से कि चलें जी अगर आप 370 नहीं मानते तो 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो किया है उसके जवाब में आपने क्या किया? कोई इस तरह की चीज़ आप हमें दिखाएं जिससे ये साबित होता हो कि आपने अपनी जो फरसुदा रवायात और जो इकदाम आप उठाते रहे हैं गुज़श्ता जो है वो 50-60 सालों में, उससे हटके या उन्हीं के अंदर कुछ किया हो। उसमें तो आपने इस पूरे प्रोसेस को जोक बना के रख दिया। पहली बात ये थी कि उसके खिलाफ जो एजिटेशन एक रवायती बात है खुद कश्मीर के अंदर, और कश्मीर जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके मुख्तलिफ जो फार्मर स्टेट है उसके हिस्सों में जो कोई जलसा जुलूस होता रहता है, सबसे पहले ने तो आपने उसको काबू किया जाके। आपका प्राइम मिनिस्टर बानफ़्स नफीस मुजफ्फराबाद पहुंचा और उसने जाके कश्मीरियों को कहा कि खबरदार अगर इस तरह की कोई हरकत करें या कोई मार्च करें या कोई नारेबाजी करें, चूंकि ये कश्मीर करते करते हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी खतरे में है, तो ऐसा ना हो कि हम इससे भी जाएं। इससे आपका ये स्टैंड था जिसको आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी ऑन किया, और विद इन 2 ईयर्स जो है उन्होंने इंडिया के साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन किया लाइन ऑफ कंट्रोल को खामोश करने का और वहाँ पे सीज़ फायर का, जिस पे उन्होंने बाकायदा पहरा दिया और उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट किया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको इस हवाले से किसी किस्म की कोई संजीदा बात जो है वो ना आपके पास थी, ना कोई पॉलिसी थी, ना आप इसको अपोज करने का कोई इरादा रखते थे। अब अचानक आके तो एक आपको जो है 5-7 साल बाद याद आ गया कि जी भारत ने जो है ये किया था और इस दौरान हम सोए हुए थे या इस दौरान पता नहीं हमारे क्या प्रोजेक्ट चल रहे थे। आप हमें बताएं कि कहीं इंटरनेशनल फोरम पे सवाए इमरान खान की वाहिद तकरीर के जो इंतहाई इररेलीवेंट, अनवारंटेड और गैर ज़रूरी किस्म का उसको आप रांट कह सकते हैं, तकरीर कम और रांट ज़्यादा थी वो, उसके अलावा आप एक तकरीर हमें बता दें आपके किसी डिप्लोमेट ने किसी रिकग्नाइज फोरम पे, कहीं यूनाइटेड नेशन में, कहीं ह्यूमन राइट्स के फोरम पे, किसी जगह पे कोई बात की हो। यहाँ तक कि आप हमें एक आर्टिकल बता दें जी पाकिस्तान के किसी रीजनेबल न्यूज़पेपर में जो आपके किसी सहाफ़ी ने, और वो सहाफ़ी जो सिर्फ आपके लिए और आपके कहने पे और आपकी पसंद के मुताबिक आर्टिकल्स लिखते हैं, मुझे बता दें ना कितना लिखा गया। आप ज़रा सर्च करके देखें 370-35 जो इंडियन एक्शन है 5 अगस्त 2019 का, उसमें कितना एक कुछ जो है वो लिखा गया। पाकिस्तान के अखबारात में, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे कितने इंटरव्यूज़ हुए, रेडियो पाकिस्तान ने इस पे कितने मुज़ाकरे किए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये जो इक़दाम था या ये जो पॉलिसी थी इस पे कतन कोई एतराज़ नहीं था। अब अचानक आपको आके तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब रिसेंटली आके कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जी हम ये जो चीन वर्सेस अमेरिका जो बीच में घूम रहे हैं, ये अब हमारे लिए बीच में घूमना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम जो है वो अपना वज़न चीन के पलड़े में पूरे तरीके से डालते, जिसका मतलब है कि अल्लाह का आसरा और चीन का आसरा, और जिसका मतलब ये है कि अब हम हर बात वही करेंगे जो चीन की इस रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ मैच करती होगी। उसमें से एक ये भी है कि चीन के जो तहफ़्ज़ात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के उससे अपने इलाके जो उसने डेवलप किए या जहाँ पे पैसे लगाए, गलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो 9-10 डैम उन्होंने बनाए या इस तरह की इन्वेस्टमेंट की, उसके ख़िलाफ़ इंडिया ने जो बाज़ाब्ता एक जो है वो कंसर्न अपना शो किया कि इससे जो है वो इलाकाई इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी और सॉवरेंटी जो है वो चैलेंज होती है। तो आपने फिर मसला कश्मीर पे वही 50 साल पुराना जो है बस्ता निकाल के, तो वही 50 साल पुराने जो है वो कागजात निकाल के उनको रटना शुरू कर दिया
और वही रैटरिक जैसा कि आपने कहा उसको दोहराना शुरू कर दिया। मैं इसको इस नुक्ता नज़र से देखता हूं कि ये अचानक जो इनको दौरा पड़ गया और बिलावल का जो अनडिप्लोमेटिक किस्म का और अनरेशनल इरेशनल जिसको कहते हैं इरेशनल जो एटीट्यूड था उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अब भाई ये कोई अवाम का जलसा आम नहीं है, कहीं गोठ में 10,000 आदमी नहीं बैठा हुआ है जिनको नहीं पता कि मसला कश्मीर पे इशू क्या है। वहाँ रूस है, वहाँ चीन है, वहाँ हिंदुस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं, वो मसला कश्मीर की सारे इन नोट और हर चीज़ को वो जानते हैं। वो दहशतगर्दी के हवाले से ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इंडिया कहाँ खड़ा है। आप जाके इस सतह के लोगों को इस तरीके का लेसन देना शुरू हो जाएं जो कि डिप्लोमेटिक हलकों के अंदर ऑलरेडी एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं और सटल किस्म के मैटर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को एक नए सिरे से एक नया रंग दे के जो है वो पेश करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इसको एज ए टूल पेश करने की कोशिश की जिसका रद्द अमल आपके सामने आया। जाहिर है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो सख्त किस्म का उन्होंने जो पोस्चर इख्तियार किया वो भी इनके लिए एक प्रॉब्लम ज़रूर है। लेकिन मेरे नज़दीक इन्होंने आइंदा कई सालों के लिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का जो कोई चैनल खुल सकता था उसको बहुत बुरे तरीके से जो है इन्होंने बंद कर दिया। बशानी साहब, एक तरफ तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और बिलावल भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट के माइंडसेट की वजह से कम्युनिकेशन का जो चैनल है भारत के साथ वो काफ़ी हद तक बंद कर दिया। दूसरी तरफ भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जी ने जिस तरह के वाशगाफ लफ्ज़ों में बातचीत की, वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर तो हैं नहीं कि नपे तुपे अल्फाजों में नहीं बोलेंगे। उन्होंने बहुत ही नपे तुले अल्फाजों में जो दो बातें की, एक तो उन्होंने कहा कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी और 370 हिस्ट्री है, भूल जाएं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप अब इस बात की फ़िक्र करें कि विकेट करना है आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चूँकि भारत में इसको इसी तरह कहा जाता है। और इससे पहले भारत की कुछ फ़ौजी लीडरशिप ने भी ये बातें की हैं। आम तौर पर भारत की फ़ौजी लीडरशिप और भारत के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की बातें नहीं करते, और फॉरेन मिनिस्टर भी जयशंकर जैसे जो बहुत ही सीजन डिप्लोमेट रह चुके हैं। तो आप इन बातों को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई वार्निंग है पाकिस्तान के लिए? अब देखें जी, ये एक तो बिल्कुल टीट फॉर टैट है और दूसरा ये बिल्कुल वार्निंग है। और इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आती रही हैं इससे पहले भी। और ये बात आपकी सही है कि अब इशू जो है वो कश्मीर के अंदर 370-35 का नहीं है, ये 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे इशू थोड़े इससे आगे बढ़ चुके हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। इंडियन जो यूनियन है, डोमेनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो रियासतें हैं उनके भी अपने अपने अलग बात है कि 370 किसी में नहीं है, 371 नहीं है। इसके बावजूद उनका मरकज़ के साथ एक ख़ास किस्म का रिश्ता है और उस रिश्ते की मौजूदगी में उनके कई मामलात ऐसे हैं जिसमें वो इंडिपेंडेंट हैं। उसमें सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 370 है या 71 है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ रियासतों में तो उनके पास कुछ ज़्यादा इख्तियारात आ जाते हैं और दूसरों के पास नहीं आते। आपको इस तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए कि वहाँ भी कश्मीरी पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपके इस रवैये की वजह से जो 5 अगस्त 2019 के बाद आपने इख्तियार किया है, उसके बाद उनका मसला अब 370 से आगे बढ़ गया है। अब वो ये समझते हैं कि उनको ये कश्मीरियों के हवाले से जितनी पॉलिटिक्स हो रही है और कश्मीरियों के नाम पे ये जितना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और उनके जमहूरी हकूक़ और कश्मीरियों के नाम पे ये जो सारी जो है क्रॉस बॉर्डर सियासत हो रही है, इसको अब अपने हाथ में लेना ज़रूरी है। जिसको वो ट्रांसलेट इस तरह करते हैं कि अब हमें डायरेक्टली नेगोशिएट करना चाहिए इंडिया के साथ अपने फ्यूचर के बारे में, ताकि हमारे साथ ये जो इधर उधर से चीज़ें चिमट गई हैं, जिसको इन अल्फाज में वो पेश करते हैं
कि जूंक की तरह चिमट गई हैं। कोई राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पे हमारे साथ चिमट गया, कोई 370 के नाम से हमारे साथ चिमट गया। इसको हम एक तरफ करें और हम एक क्लियर किस्म का विजन लेके तो इंडिया के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करें अपने फ्यूचर के बारे में। अब इस हकीकत को ये तस्लीम करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हैं कि इन्होंने वही 50 साल पुराने मुर्दे जो हैं वो दोबारा उनको उखाड़ के तो बाहर लाने का फैसला कर लिया है। जैसे आज आप देखें कि उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया है कि जी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ की जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर मिल के तो ये जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके खिलाफ हड़ताल की अपील करेंगे ऑन द डे ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। और उसमें हम ये करेंगे कि हम सारी दुकानें, सारे बाजार, सारी चीज़ें बंद करा देंगे और ख़ुद G20 वालों को पता चल जाएगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना एलाई जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शक्ल में अपने साथ मिलाया है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है जो डायरेक्टली पाकिस्तान के असर में और उसके इन्फ्लुएंस में और उसकी अमलदारी में है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनिशिएटिव है और उसकी कंसेंट के साथ इस तरह का वो किया जा रहा है। ये इस चीज़ की दलालत है कि अब इन्होंने तय कर लिया है कि हम चीज़ों को वापस जो है वो स्क्वायर वन में ले जाते हैं जी, जहाँ पे पहले थी चीज़ें। वही जो है वो जंग की बातें, वही जहाद की बातें और वही जी कश्मीर के नाम पे जो है हम 1000 साल लड़ेंगे और ये कुर्बानी देंगे और वो कर देंगे। उस चीज़ को जो है अब ये दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि उनकी जो पॉलिसी चेंज है चाइना के हवाले से उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब तो हमें लगता ये है कि ये सारे मामला सिर्फ उस वक्त हल होंगे जब चीन चाहेगा और चीन इनको बताएगा कि हमने ये मामला हल करने हैं तो आप बैठ के हल करें, वरना ये इसी तरीके से अपनी बोली जो है वो बोलते रहेंगे। तो क्या इस सिलसिले में इंडिया को चीन के साथ किसी तरीके की कोई डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन करनी चाहिए या नहीं, ये तो उनका अपना एक डिप्लोमेटिक वो है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान से हर आवाज़ जो आएगी वो इसी लाइन के अंदर आएगी जो चीन को खुश करने के लिए होगी। और ये स्पेसिफिकली जो मफादात जुड़े हुए हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान खुद पाकिस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और उनके अपने ऐलानात के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ना पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। कोई डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 1 उठा के देख लें जो पाकिस्तान के अंडर इलाकों को, टेरिटोरीज और स्टेट्स को डिफाइन करता है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान नहीं है। 257 को उठा के देख लें जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये इलाके उस वक्त हमारे हिस्सा बन सकते हैं जब कश्मीरी अवाम ये तय कर लेंगे कि वो किसका वो है। उसके बाद पाकिस्तान की हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। उसके बावजूद आप पूरा 28,000 मरबा मील इलाका उठा के तो चीन के आगे फेंक देते हैं, ये डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें इंडिया जो है वो एतराज़ करता है कि भाई ये फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है और चूँकि जम्मू एंड कश्मीर का जो वारिस था महाराजा हरी सिंह, उसने हमारे साथ जो है वो एक्सेशन साइन किया था, इसलिए ये इलाके हमारे हैं। तो इसमें आप इस तरह की सड़कें नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारी सॉवरेंटी को और हमारी अपनी सिक्योरिटी को जो है वो उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बावजूद आप जनाब ये काम भी कर देते हैं और उसके बाद CPEC के नाम पे और ये सारे मामलात में आप पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर भी चीन की भारी इन्वेस्टमेंट और उनकी लेबर फोर्स और उनकी सारी चीज़ें जो हैं उनको भी इनवाइट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर लड़ाई अब इन इलाकों तक महदूद होगी और ये इंटेंसिफाई होगी और फिर ये इस हालत में पाकिस्तान की इस वक्त कैफियत ये है कि IMF की सारी शराइत पूरी करने के बावजूद, चीन की तरफ से 100% आशीर्वाद और पैसे मिलने के बावजूद, सऊदी अरब और UAE की तरफ से भी सारा होने के बावजूद IMF ने उसको जवाब दे दिया। और पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ही नहीं
उसके प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर खजाना चीख चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत श्रीलंका से बदतर है। यहाँ पे जो महंगाई है और शार्टेज है और जो केयास है वो श्रीलंका की उस सतह से कहीं ज़्यादा है जिस पे श्रीलंका ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट में जो है वो डिक्लेयर किया था। तो दूसरी तरफ आप जो है वो अपनी एक हमसाया कुव्वत के ख़िलाफ़ बंदूक तान के खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है या ये जुनून जो है वो इस हद तक बढ़ गया है कि उसने अच्छे खासे माइंड्स को भी जो है वो फेर के रख दिया है। जी बशाई साहब, आखिर में ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में एक रेस्टलेस सी है लोगों में, वहाँ के पॉलिटिकल हालात, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और वो मामलात देख रहे हैं, वहाँ की जनता आपसे और मेरे से ज़्यादा देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं कि उधर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, मामलात कहीं और जा रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, G20 समिट हो रहा है, अरब मुल्क आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के, और उधर पाकिस्तान खुद इन्वेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, उनकी रिजर्वेशन चाइना के हवाले से भी है, पाकिस्तान के हवाले से भी है, फिर उनके प्रो पाकिस्तान स्टेट एलिमेंट्स भी हैं। उधर भारत भी अब फर्म होता जा रहा है और पाकिस्तान भी अब मुकम्मल डिसाइड करने की हालत में आ चुका है कि अब चीन के साथ ही चलना है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये एक नई जंग की सूरत हाल है उस इलाके में। देखें जी, उस इलाके में जो आप अनरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो हुकूक हैं जिसमें आके मलकियत और आके हुक्मरानी है, उस पर हम किसी तरीके का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। वो आप यहाँ पे सी पैक बनाएं या 9 के बजाय 18 डैम्स बनाएं या जो चीज़ भी बनाएं, लेकिन जब क्वेश्चन ये आएगा कि ये गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो राइट्स हैं जिसमें कि हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत है, तो इस पे वो मरने मारने के लिए और इस पे वो हर सतह तक जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त की जो हालत आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो महरूमियाँ हैं या बेचैनी है या गुर्बत है या जो अंडर डेवलपमेंट जो बैकवर्डनेस है, उसका तो आप किसी भी तरीके से, मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊँ, एक टीवी चैनल है वहाँ का जिसने अपने पैनलिस्ट बुलाए हुए थे और उन्होंने कहा कि बात करते हुए कि जी ये G20 का आपने क्या शोर डाला हुआ है जी, इसका तो हाल ये है कि पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में G20 कराए। यानी ये है शऊर की सतह। और जाहिर है कि इस तरह के लोगों को सरकार की आशीर्वाद हासिल है, उनको ये नहीं पता कि G20 है क्या, उसके मेंबर कौन होते हैं और कौन उसको बुला सकता है। और उसके ये तो था लतीफ़ा, लेकिन उस पर सीरियस लतीफ़ा ये आ गया एक और जो सुनने वाले की तरफ से कि पाकिस्तान से ये पूछा जाए कि आपको तो बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि इंडिया जो है वो श्रीनगर में G20 करा रहा है, तो अगर किसी तरीके से इसी G20 टाइप का ही कोई फोरम आपको इजाज़त दे के आप मुजफ्फराबाद में कराएं, तो आप क्या वहाँ दरियाए नीलम में जाके लोगों को बिठाएंगे? भाई आपके पास तो जगह ही नहीं, वहाँ तो एक आपके पास वेन्यू नहीं है जिसमें 10 आदमी जो है वो इज्जत से बैठ के खाना खा सकें। आपके पास वहाँ पे अभी तक सीवरेज ये लाइन जो होती है ये नहीं है सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद में। आपकी जो है वो किसी भी तरीके से कोई इस तरह का कोई जो फैसिलिटी है, कोई कन्वेंशन सेंटर या कोई इस तरह की चीज़ जिसमें आप कोई 150 लोगों को अकोमोडेट कर सकें। तो आप ज़रा इस तरीके को भी देखें ना कि इंडिया की इस अचीवमेंट को तो देखें कि सिटी ऑफ श्रीनगर में G20 हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं उनके रहने के लिए और उनकी एक्टिविटी के लिए एक वेन्यू जो है वो मौजूद है। आप इस चीज़ को तो लें ना पहले, और ये कहें कि हम कहाँ खड़े हैं या जो हमारी तरफ का कश्मीर है वो कहाँ खड़ा है कंपैरेटिवली, तो फिर जो है वो आप बात करें तो चलो किसी की समझ में आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग जलते हैं, वो डेफिनेटली नाराज़ हैं, उनमें बेचैनी है, लेकिन जिस तरह का वहाँ पे सेटअप है और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है।
जी बशानी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ज़रूर अपना कमेंट इसमें डालूँगा। मैं अभी फरवरी में भारत में था, तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा कि मुझे श्रीनगर का दौरा करवाएं। वक्त नहीं था मेरे पास, मैंने कहा 2 दिन का। हमने, आप यकीन कीजिए, दिल्ली से होटल ढूंढने की कोशिश की। बशानी साहब, बड़े बड़े अच्छे होटल वहाँ पे, और 30-40 हज़ार रुपए ऑफ़र करने के बावजूद कमरा अवेलेबल नहीं था। एग्जैक्टली। ठीक है। और एक नहीं, मेरा ख्याल है दर्जन से ज़्यादा होटल चेक किए, और सभी कोई कैनेडियन स्टैंडर्ड में 3-4 स्टार थे और भारतीय स्टैंडर्ड में 5 स्टार होटल थे। तो ये सिचुएशन है। और कुछ दोस्त मेरे वहाँ पे हैं श्रीनगर में, उनके साथ फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जैम रहती है। और 6-6 महीने के लिए वो बोट्स वगैरह बुक हैं जी, ऑलरेडी जगह ही नहीं है इवन बोट्स में जी आप जाके अगर रहना चाहें। जी बशानी साहब, ये इंफॉर्मेशन है। और वो ट्रैफिक इतनी है वहाँ पे, इतना टूरिस्ट जा रहा है, सिर्फ श्रीनगर नहीं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी। वो जो गुलमर्ग तक के जो जगह हैं, वो मैंने चेक करवाई दोस्तों के ज़रिए, कहीं जगह नहीं हमें मिली। तो एनी हाउ बशानी साहब, मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि कंपटीशन करें तो इस बात पे करें। भाई वो G20 हो रहा है, G20 हो रहा है, भाई G20 को श्रीनगर उठा के ले जा रहा है। आप अपनी हालत तो देखें, आप तो G20 करा ही नहीं सकते, तो इस पे आपको क्या तकलीफ हो रही है अगर वहां पे हो रहा है तो। और वही आपकी बात, पहले G20 में घुस के तो दिखाएं। हाँ एग्जैक्टली। पता ही नहीं G20 है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया बशानी साहब, वक्त देने का। बातचीत होती रहेगी आपके साथ। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की। इस वक्त जो पाकिस्तान की एक नई कोशिश है, वही पुराने रेटरिक पे, वही पुरानी जो शराब है उसको नई बोतल में डालने की, कि मसला कश्मीर को हम चीन की शय पे दोबारा उठा के देखते हैं, चूँकि कोई ऑप्शन तो है नहीं, 70 साल तो कुछ कर नहीं सके। तो इसी कोशिश में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भारत से वापसी पर धमकी भी दी कि G20 में आप करवा के देख लें, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतेंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं कि बिलावल भुट्टो के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने की जो धमकी है, वो उस रीजन में क्या मसाइल और क्रिएट कर सी है। और इस सब पे मैं भी, बशानी साहब भी निगाह रखे हुए हैं और आपके साथ तजिए पेश करते रहेंगे। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.